हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुई हर चीज़ को स्मेल करके देख रही थी कि किस चीज़ से इसे छींक आती है, लेकिन इसे ऐसे करता देख इन दोनों को लगता है कि शायद इस बेचारी को नींद में चलने की बीमारी है एंड ये सोच रहे होते हैं कि क्यों ना ये इसे उठा दें। सुई उस आर्टिस्ट को ढूंढने की कोशिश, उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी जिसने कि वो आर्ट वर्क बनाया है, जहाँ पे ये देखती है ओलिविया की फ़ोटो। हुफैंग भी ओलिविया की फोटोज में इसके हाथ पर चोट का बिल्कुल ऐसा ही निशान देखता है जैसा स्ट्रक्चर उस आर्टिस्ट ने बना रखा है। एंड इस लड़के ने रॉबिन को बताया भी था कि इसकी ओलिविया की पहली मुलाकात म्यूजियम में ही हुई थी। तभी सुई भी इनके पास डोंगली के साथ ओलिविया की फ़ोटो भेज देती है। इन्हें पता चल जाता है कि उस आर्टिस्ट डोंगली की का प्यार ओलिविया ही थी। रॉबिन इससे फिर से मिलने आता है, जिसे कहती है कि अब तो तुम मानोगे ना कि तुम मेरा ही पीछा कर रहे हो। ये इससे पूछता है कि जब तुमने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है 6 साल तक, उसके बाद भी तुम ऐसी शॉप पे क्यों जॉब कर रही हो। लेकिन ये इसे कुछ भी नहीं बताती। जहाँ से ओलिविया पढ़ी थी ये वहीं उसी यूनिवर्सिटी में जाके पूछताछ करते हैं, जहाँ पे टीचर इन्हें बताते हैं कि ओलिविया अपनी एक टीचर के साथ कहीं पे जा रही थी जहां उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी टीचर की डेथ हो गई। एंड उसके बाद से ही ओलिविया ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी थी। ओलिविया के कोई पेरेंट्स नहीं थे, वो अनाथ आश्रम से आई थी। ओलिविया का बॉयफ्रेंड इससे पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारी मसाज कर दूं। ये तुम्हारे पास शायद पैसों की कमी है, मैं तुम्हें पैसे दे दूं। ये कहती है कि तुम डेली डेली बस अपने आप से ही यही क्यों बोलते रहते हो, मुझसे कोई पर्सनल वाली बात भी तो कर सकते हो ना। क्या तुम्हें मुझसे कभी कोई मेरी प्राइवेसी वाली बात नहीं पूछनी या मेरी पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं। ये इसे इस पे मना करके चला जाता है बिकॉज उसकी हिम्मत ही नहीं थी इतनी, जिस पे ओलिविया को काफ़ी बुरा लगता है। ये सभी उस अनाथ आश्रम में जाते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि ओलिविया एंड डोंगली यहाँ पर ही एक साथ पले बड़े हैं। इनकी मकान मालकिन के पास उनकी पड़ोसन आई होती है, जो सुई को देखकर कहती है कि अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का बताऊं। लेकिन ये बोल देती है कि तुम्हें लड़का बताने की क्या ज़रूरत है जब हमारे घर में ही 2 हैंडसम लड़के हैं। रॉबिन इसके साथ कैसा रहेगा, इस पे हुफैंग भले ही कुछ बोल ना रहा हो, लेकिन इसे काफ़ी जेलस फील हो रहा था एंड ये यहाँ से चला जाता है, जो कि इनकी आंटी भी समझ जाती है। डैन ये एक चाबी को देखता है जो कि इसने शायद अपनी किसी स्पेशल वन के लिए बना रखी है। एंड इस बेचारे की गर्लफ्रेंड ओलिविया इसे बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती, इसलिए आई एम सॉरी। ये भागा हुआ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने जाता है, लेकिन पुलिस वाले भी बोल देते हैं कि वो गुम थोड़ी ही हुई है, जब हम उसकी रिपोर्ट रखाएंगे वो तुम्हें बोल कर गई है कि वो जा रही है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये सभी इस बेचारे से पूछते हैं कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशन कैसा था, तुम कैसी बातें करते थे। तो ये बताता है कि बस यही कि तुमने खाना खाया क्या, लो गाजर खाओ, तुम्हारी स्किन के लिए अच्छी होगी, पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये सभी इसे समझाते हैं कि तुमने उससे कभी उसके पास के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, यही तो उसे तुमसे शिकायत थी कि तुम सिर्फ उससे ऊपरी बातें करते थे। दरअसल एक तो बेचारे का ब्रेकअप हो चुका था एंड ऊपर से उसने अपनी टीचर को अपने सामने मरते हुए देखा था एक्सीडेंट में। वो खोई खोई सी रहती थी, उसी टाइम पे तुम उसे मिले। उस टाइम पे वो सिंपल थी तो तुम्हें वो ऐसे ही अच्छे लगने लगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें सुधार होता गया वो पहले जैसी हो गई और तुम्हें लगा कि कहीं वो एलियन है। ये ओलिविया को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें इसकी टीचर के साथ एक फ़ोटो मिली थी, इसलिए ये इसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे इसकी टीचर की अब ग्रेव थी एंड ये ओलिविया से यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कहती है कि अच्छा तो मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन सुई कहती है कि नहीं, आपके लवर डोंगली ने आपके लिए एक आर्ट स्ट्रक्चर बनाया है, हमें बस वो आपको देना है। ये कहती है कि अगर उसे मुझे कुछ देना होता तो मुझे डायरेक्टली ही दे देता, बट ये कहते हैं कि वो मर चुका है। ये कहती है कि तुम्हें नहीं पता कितना ज़्यादा बुरा होता है अपने सामने ही अपने टीचर को मरता देखना, जबकि मैंने 6 साल मेडिकल की पढ़ाई की थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाई, यानी कि इसलिए ये इतनी सैड हो गई थी। हुफैंग से बताता है कि सिर्फ आपने ही नहीं, मैंने अपनी मॉम को खुद अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। ये सुनकर सुई एकदम चौंक जाती है, जो हमेशा इससे इसके पेरेंट्स के बारे में पूछती रहती थी। ये इसे बोलकर आ जाते हैं कि हम आपका म्यूजियम में वेट करेंगे।
एंड वापस आने पर रॉबिन इन्हें कहता है कि क्या तुम उसे ये बोलकर आ गई? पता है उसके बॉयफ्रेंड ने मेरा कितना बुरा हाल किया जब मैंने उसे बताया कि वो ओलिविया एंड डोंगली के बीच में सिर्फ एक थर्ड पर्सन था। इसने तो रॉबिन का बुरा हाल ही कर दिया था। ओलिविया याद करती है जब इसे चोट लग गई थी, जिसका वैसा बिल्कुल ऐसा निशान था जैसे मछली का होता है। एंड डोंगली ने भी अपनी आम पे बिल्कुल ऐसा ही निशान बना लिया था। ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ओलिविया यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन ओलिविया यहाँ पर आ जाती है, जो स्ट्रक्चर को देख के बता देती है कि हाँ ये डोंगली ने मेरे लिए ही बनाया है, बिकॉज यही इसके आम पे था। इस स्ट्रक्चर के साथ एक डायरी भी थी जो इसके बॉयफ्रेंड ने इसके लिए लिखी थी कि मुझे अपने कैंसर का पता चल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन तुम मेरे बिना भी खुश रहना, तुम्हें मेरे से भी बेस्ट कोई मिलेगा। इस सब के बाद इसका करंट बॉयफ्रेंड इसके पास आता है, जो इसे कहता है कि तुम्हारी मर्जी है मेरे साथ रहना या ना रहना, एंड ये इसे इसके घर की चाबी देकर चली जाती है। लेकिन हु फैंग एंड रॉबिन इसे समझाते हैं कि पागल लड़के, तुम हमेशा ऐसे ही करते आए हो। वो चाहती है कि तुम उसके बारे में उससे पूछो, उसके पास लाइफ के बारे में उसे जानने की कोशिश करो, ना कि हमेशा ऐसे चुपचाप रहो। इसलिए ये भागकर इसके पास जाता है, इसे कहता है कि क्यों ना हम कल मूवी देखने चले, बिकॉज मुझे तुम्हें और जानना है। एंड ये इस बात पर खुश हो जाती है। सुई की ये चेकिंग करना अब तक जारी थी कि इसे किस चीज़ से छींक आती है, इसलिए हु फैंग इसे बिल्ली सूंघाता है। एंड अब इसे पता चलता है कि इसे बिल्ली से एलर्जी है, इसलिए इसे छींक आ रही थी। उस ताबूत के ऊपर जो लॉक लगा हुआ था उसे हु फैंग खरीद लेता है। एक बंदा इसे बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा ऑनर जेल से छूट गया है। हु फैंग उस जगह पर भी जाता है जहाँ पे इसने कभी अपने ऑनर से लॉक तोड़ना या फिर लगाना सीखा था, लेकिन यहाँ पे इन्हें वो नहीं मिलता। सुई की तभी से इससे नज़र नहीं मिलाने की हिम्मत हो रही थी जब से इसे पता चला था इसकी पेरेंट्स की डेथ के बारे में। हु फैंग इसे कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर इतनी भी दया मत करो, तो ये कहती है कि दया नहीं, मैं बस गिल्टी फील हो रही हूँ। ये कहता है कि वो सब पास की बातें हैं, उस पर ध्यान मत दो। तो ये कहती है कि तो फिर क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ? एंड हु फैंग इस पे मान जाता है, जिसपे इसे अपनी पूरे दिन की बातें बताना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी एक पर्सन से इनकी टक्कर लगती है जो कि एक चोर थी, एंड इसने हु फैंग का वो लोग चुरा लिया था जिसे हु फैंग ने अभी अभी खरीदा था। दरअसल इस चोर को पहले से ही हु फैंग जानता था। ये चाहती थी कि हु फैंग इसे भी लॉक तोड़ना सिखाए, लेकिन हु फैंग को पता था कि ये चोर है, इसका गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए हु फैंग ने इसे नहीं सिखाया था। सुबह सुबह सुई बाथरूम जाती है, लेकिन यहाँ पे ये हु फैंग को देख लेती है गलती से। अब इसे पूरे दिन हिचकियाँ ही लगती रहती है। रॉबिन इसे अलग अलग तरीके बताता है जिससे कि इसकी हिचकी कम हो जाए या बंद हो जाए, बट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड इन दोनों को इतना क्लोज हु फैंग भी देख रहा था जिससे जेलसी हो रही थी। जब अपने काम के टाइम भी इसकी हिचकी बंद नहीं होती तो ये सोचती है कि क्या मैंने हु फैंग को ऐसे देखा था इसलिए सब हो रहा है। वैसे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। घर पे आके रॉबिन फिर से इसे बहुत सारे तरीके बताता है, ये भी ट्राई कर ही रही थी। तभी हु फैंग इसके काफ़ी क्लोज आता है एंड देन इसे कहता है कि देखा हो गया ना तुम्हारी हिचकी बंद, एंड यहाँ से चला जाता है। रॉबिन बेचारा जो पानी लेकर आया था ये कहता है कि अरे तुम्हारी हिचकी अचानक से बंद कैसे हो गई, लेकिन ये काफ़ी खुश थी। सुई एंड रॉबिन कूड़ा डालने जा रहे होते हैं। हु फैंग इनसे कहता है कि मैं भी चलूँगा, लेकिन ये इसे बर्तनों साफ करने का काम सौंप कर चल देते हैं, जहाँ पर सुई इस चोर को फिर से देख लेती है एंड इसका तब तक पीछा करते हैं जब तक इसे पकड़ नहीं लेते एंड इसे पुलिस स्टेशन पहुँचा देते हैं। लेकिन ये चोर चाहती ही यही थी कि हु फैंग किसी तरह इससे नोटिस करे एंड हु फैंग के साथ इसकी बात हो, जो कहती है कि मैंने हु फैंग का सामान चोरी किया था, इसलिए हु फैंग को तो बुलाओ। हु फैंग जब यहाँ पर आता है तो रॉबिन कहता है कि ये तुमसे मिलना क्यों चाहता है, कहीं ये तुम्हारा नाजायज बेटा तो नहीं, मुझे तो शक्ल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही लग रही है। सुई भी इस पर शौक थी एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।